हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा, उसको आप बाय कर सकते हैं। 4 अक्टूबर तक 10% ऑफ चल रहा है। उसके लिए CAF10 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा। तो जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। अगर आप ऐप से पढ़ना चाहते हैं ऐप से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं, वेब से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र 4 अक्टूबर तक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। जिस भी डेट को आप खरीदते हैं उससे 1 साल तक आपको ये मटेरियल मिलता रहेगा और जो पिछला मटेरियल है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। The Supreme Court, in a historic judgment, declared that single women with pregnancies between 20 and 24 weeks are entitled to access the safe and legal abortion. This move opened up India's abortion law, Medical Termination of Pregnancy Act. How old is this law? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में घोषित किया है कि 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण वाली एकल महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का उपयोग करने की हकदार हैं। इस कदम ने भारत के गर्भपात कानून यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पर प्रकाश डाला है। यह कानून कितना पुराना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 51 ईयर्स, 51 साल पुराना ये कानून है। चलिए डिटेल में समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर एक हिस्टोरिक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इन्होंने ये कहा है कि जो अनमेरिड और सिंगल वीमेन है यानी कि तलाकशुदा हैं या फिर जो सिंगल है जिनकी शादी नहीं हुई है, अब वो 20 से 24 मंथ की यदि प्रेग्नेंट हैं तो वो अपना गर्भपात करा सकती हैं। उन्हें किसी भी तरह की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तक क्या होता है, केवल ये 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती हैं तब तक अलाउड था। लेकिन जो मैरिड वुमेन है, मैरिड के लिए ये 24 हफ्ते तक भी वैलिड होता था। यदि 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट है तब भी आप करा सकती हैं, गर्भपात करा सकती हैं। तो अब इक्वल कर दिया है, अनमैरिड हो चाहे आप सिंगल वीमेन हैं चाहे आप मैरिड हैं, सबके लिए सेम रूल बना दिया गया है। तो ये किसने फैसला सुनाया? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाली बेंच ने, इसमें JB पारदीवाला और AS बोपन्ना ये भी शामिल रहे हैं। तो 51 साल पुराना ये अबॉर्शन लॉ है, इस पर प्रकाश डाला है। और अब तक नियम ये है कि जो अनमैरिड वीमेन है वो 24 वीक तक का यदि गर्भधारण कर चुकी हैं तो उसको टर्मिनेट नहीं करा सकती, उस पर मनाही है। इस एक्ट का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 जो है, तो इसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनमैरिड वुमेन को राइट ऑफ चॉइस देता है, यानी कि चुनने का अधिकार देता है कि वो बच्चा रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। तो यहाँ पर किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, ये केवल वुमेन का अधिकार है। हमने देखा है कि हमारे समाज में महिलाओं के ज़्यादातर फैसले पुरुष करते हैं, उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि यदि हम महिलाओं को जो सिंगल हैं या फिर अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन हैं, यदि उनको ये अधिकार नहीं देते कि वो 20 से 24 हफ्ते की अगर प्रेग्नेंट हैं, उनको उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अधिकार नहीं देते, तो ये आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन है, इसका हनन होगा। तो आप समझ रहे हैं कितनी गहरी बात यहाँ पर की गई है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वीक्स पूछ सकते हैं, 20 वीक्स, 24 वीक्स, 15 वीक्स, 18 वीक्स, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। दूसरी बात, आप कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह से सोशल मतलब सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखें महत्वपूर्ण होता है, तो ये आपकी सोच डेवलप करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस केवल आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर अपनी समझ को भी थोड़ा और विस्तार करने के लिए देखें कि आप कितना सीख रहे हैं, आप कितना अपना माइंड को डेवलप कर रहे हैं। कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, वही आपने देखा होगा एक PDF पढ़कर एग्जाम में कोई बच्चा 30 क्वेश्चन करके आ जाता है और दूसरा बच्चा 35 से 40 क्वेश्चन करके आ जाता है सेम PDF पढ़कर। तो क्यों?
वो इसीलिए क्योंकि जो दूसरा बच्चा है जिसने 35 से 40 कवर किए हैं उसने अपने माइंड का विकास किया हुआ है, वो कुछ ऐसी हिंट्स ढूंढ लेता है उन क्वेश्चंस में ताकि वो आंसर कर जाए। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन केवल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपका जो माइंड है उसका कितना विकास हो रहा है। सेम इस क्वेश्चन में था। इंडियाज G20 शेरपा अमिताभ कांत led an Indian official delegation to the third G20 शेरपा meeting of Indonesia's G20 presidency held in which city? भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किस शहर में आयोजित इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी की तीसरी G20 शेरपा बैठक में एक भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है योग्याकर्ता। तो देखिए भारत की ओर से G20 शेरपा है अमिताभ कांत, ये आप सभी जानते हैं। तो इंडोनेशिया के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी है और G20 शेरपा मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई है। कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया के योग्याकर्ता शहर में। तो यहाँ जो भारत का जो दल गया था उसकी अगुवाई की है अमिताभ कांत ने। तो ये थर्ड मीटिंग रही। इससे पहले इंडोनेशिया दिसंबर 2021 में और जुलाई 2022 में इस तरह की मीटिंग होस्ट कर चुका है। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। तो सही आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो 30 सितंबर को ये एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन विच डे? 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 15, 2007। आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, जन्मतिथि होती है, उसी को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह की घोषणा 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके की थी। आप सभी जानते हैं 2022 में महात्मा गांधी की 153rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। तो देखिए 2007 में तब के जो भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे एक्सटर्नल अफेयर्स आनंद शर्मा, तो इन्होंने ये रेजोल्यूशन फॉरवर्ड किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था 1904 में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म तिथि यही होती है और इन्होंने इंडो पाकिस्तानी वॉर जो हुआ 1965 उसके दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आप सभी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस इवेंट के दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। What is the theme for World Habitat Day celebrated on the first Monday of October every year? हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावास दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। 1985 की ये बात है जब यूनाइटेड नेशंस ने अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे आता है, पहला सोमवार आता है, उसको वर्ल्ड हैबिटेट डे डिक्लेयर किया। तो इस बार 2022 में ये 3 अक्टूबर को है और सबसे पहले ये जो डे है वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये 1986 में नैरोबी केन्या में सेलिब्रेट किया गया था। तब इसका थीम था शेल्टर इज़ माई राइट। अच्छा, इसी संबंधित एक अवार्ड भी दिया जाता है, स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, ये तो हैबिटेट से संबंधित है, स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड। इसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम्स द्वारा 1989 में लॉन्च किया गया था। आपको जानना चाहिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट ये बताती है कि अभी भी जो सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, उनमें 163 मिलियन पुअर पीपल रहते हैं। 2022 में इस वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। होस्ट सिटी कौन है 2022 में? यह है बेलिकेस्यू, तुर्की है, टर्की की ये सिटी है। साथ ही आपको जानना चाहिए यूएन हैबिटेट सेक्रेटेरिएट, इसका हेडक्वार्टर्स है नैरोबी केन्या में। कई बार पूछा जाता है। Which of the following has become the first oil marketing company to produce and market special aviation fuel AVGAS 100 LL in the country? निम्नलिखित में से कौन देश में विशेष विमानन ईंधन AVGAS 100 LL का उत्पादन और विपणन करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंडियन ऑयल। एविएशन का मतलब क्या है? एयरक्राफ्ट संबंधित, एयर संबंधित। तो एविएशन फ्यूल
यानी कि जो एयरक्राफ्ट संबंधित जो फ्यूल होता है या फिर जो UAV होते हैं उनसे संबंधित। तो देखिए हरदीप सिंह पुरी आप सभी जानते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं जनरल VK सिंह रिटायर्ड, इनकी उपस्थिति में AVGAS 100LL ये एक तरह का एविएशन फ्यूल है, इसको लॉन्च किया है। तो एयरक्राफ्ट्स में और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं उनमें पिस्टन इंजन में ये फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो इसको लॉन्च किया गया है। फिलहाल आपको बता दें भारत यूरोपियन कंट्रीज से इस फ्यूल को इंपोर्ट करता है, इसका आयात करता है, लेकिन अब इंडियन ऑयल ये फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी बन गई है हमारे देश में जो इस AVGAS 100LL इस फ्यूल को प्रोड्यूस करेगी और इसको जो है मार्केट प्रोवाइड कराएगी। तो इसको कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन ऑयल द्वारा, इसकी जो गुजरात में रिफाइनरी है वहाँ पर। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द 32nd बिहारी पुरस्कार बाय द KK बिरला फाउंडेशन। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है माधव हाड़ा। तो KK बिरला फाउंडेशन ने 32nd बिहारी पुरस्कार के विजेता की घोषणा कर दी है 2022 के लिए, और यह है डॉक्टर माधव हाड़ा। तो इनका जो कार्य रहा, जो वर्क रहा, पचरंग चोला पहर सखीरी, तो इसके लिए इन्हें ये बिहारी पुरस्कार मिला है। ये हिंदी में रचना की गई है, 2015 में पब्लिश की गई थी वाणी प्रकाशन के द्वारा। और इंग्लिश में अगर हम इसके वर्जन की बात करें तो इसका टाइटल है मीरा वर्सेस मीरा। आपको बिहारी पुरस्कार के बारे में जानना चाहिए। KK फाउंडेशन द्वारा जो 3 लिटरेरी अवार्ड दिए जाते हैं उनमें से एक है बिहारी पुरस्कार। 1991 में इसका गठन किया गया था। काफ़ी फेमस हिंदी पोएट रहे हैं बिहारी, आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड है। और ये उस राजस्थानी ऑथर को दिया जाता है जिसने हिंदी या राजस्थानी में कुछ रचना लिखी हो और पिछले 10 साल में वो पब्लिश हुई हो। तो 2.5 लाख रुपए का इसमें कैश प्राइज दिया जाता है। इस बार जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके चेयरमैन रहे हेमंत शेष। और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज बीन अप्रूव्ड बाय द उत्तर प्रदेश कैबिनेट फॉर विच रीजन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा बुंदेलखंड। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक नोटिफिकेशन को अप्रूव किया है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको राज्य का 4th टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। आपको बता दें जो ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें अपने आप में तो यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, लेकिन जो पास का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ से यहाँ पर जो है एनिमल्स के पुग मार्क्स देखे गए हैं, फुटप्रिंट्स देखे गए हैं टाइगर्स के, इसलिए इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट जो है रहता है इस टाइगर रिजर्व में, और ये 4th होगा उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले दूधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ है। साथ ही आपको जानना चाहिए बुंदेलखंड में ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा पोर्शन होगा जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है। Which of the following has become the first ग्राम पंचायत in the country to attain full digital literacy among its residents? निम्नलिखित में से कौन अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पुलमपारा। तो पुलमपारा ये कंट्री की फर्स्ट ग्राम पंचायत बनी गई है जहां पर जितने भी इसके रेजिडेंट्स हैं, जितने भी निवासी हैं, उन सभी के पास कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी है। तो डिजिटल पुलमपारा प्रोजेक्ट इसको 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। जो भी पंचायत की मोस्ट डिसएडवांटेज्ड मेंबर्स हैं उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। केरल के बारे में आप जानते हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। और हाल ही में हमने देखा कि AN शमशीर ये केरल असेंबली के स्पीकर इलेक्ट किए गए हैं। स्पीकर बहुत बार पूछते हैं, कोई नया स्पीकर इलेक्ट हुआ है किसी विधानसभा में राज्य की तो जरूर पूछ लेते हैं। विच स्टेट हैज़ पब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया। किस राज्य ने भारत का पहला आदिवासी समुदाय आधारित विश्वकोश प्रकाशित किया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। तो आपको जानना चाहिए उड़ीसा हमारे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल कम्युनिटीज़
से संबंधित एक इंसाइक्लोपीडिया स्टार्ट की। तो इसमें जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो एज ओल्ड यानी कि बहुत पुरानी जो उनकी ट्रेडिशन रहे हैं, जो यूनिक ट्रेडिशन रहे हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। उनका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में उसको जो है बना दिया गया, उसी को इंसाइक्लोपीडिया बोला है। तो देखिए इस इंसाइक्लोपीडिया को जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा अनावरण किया गया। 5 एडिटेड वॉल्यूम्स हैं इसके, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा। इसको पब्लिश किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, साथ ही उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम के द्वारा। 418 रिसर्च आर्टिकल्स हैं इसमें ट्राइबल से संबंधित। उड़ीसा की अगर हम बात करें, गवर्नर गणेशी लाल है, कैपिटल भुवनेश्वर है। हाल ही हमने देखा छाता स्कीम, तो जो उड़ीसा के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनको रिचार्ज करने से संबंधित है, ये उड़ीसा से संबंधित है छाता स्कीम। विच स्टेट हैज़ वॉन द आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022? किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022 दिया गया है क्योंकि इसने जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है उसमें वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज़ को ऐड किया है। आपको बता दें ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है हमारे देश में, इसने 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज़ को ऐड किया है नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में। तो आयुष्मान नाम से आप समझ गए होंगे, जो आयुष्मान भारत जो हमारी स्कीम है उससे संबंधित है ये। तो आपको यहाँ पर आभा के बारे में भी जानना चाहिए। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो लगभग 23 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स हैं हमारे देश में। और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आप जानते हैं कि क्या है, ये 14 डिजिट हेल्थ आईडीज़ हैं, ठीक है। तो 23 करोड़ इस तरह की आईडीज़ अब तक बन चुकी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इस तरह की आईडी किस राज्य में बनी है, किस राज्य ने सबसे ज़्यादा आभा नंबर्स जनरेट किए हैं, तो ये आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर बिहार है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, कैपिटल लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में हमने देखा कि अनुप्रिया पटेल, इन्होंने चुनार लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला रखी है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। साथ ही हमने ये भी देखा कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम केसेस जहाँ पर आए हैं वुमेन के अगेंस्ट क्राइम में, उसमें टॉप पर उत्तर प्रदेश है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम केसेस। और यदि हम रेट की बात करें मैक्सिमम क्राइम रेट, तो उसमें असम टॉप पर है। विच स्टेट्स मिशन भागीरथ स्कीम हैज़ बीन बेस्टोड विद द नेशनल जल जीवन मिशन अवार्ड? किस राज्य की मिशन भागीरथ योजना को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा तेलंगाना। तो मिशन भागीरथ जिसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर रहे, किसके थ्रू? टैप्स के थ्रू, नल के थ्रू। तो इसने नेशनल जल जीवन मिशन अवार्ड जीता है, तेलंगाना से संबंधित है। आप सभी जानते हैं जो ये स्कीम है ये तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इनकी ब्रेन चाइल्ड है। ब्रेन चाइल्ड मतलब दिमाग की उपज, इनकी सोच थी सबसे पहले कि हम कुछ इस तरह की स्कीम निकालें कि हर एक घर, चाहे वो किसी भी रिमोट एरिया में हो, फॉरेस्ट में हो, हिली एरियाज़ में हो, हर घर में जो है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हम प्रोवाइड कराएं टैप के थ्रू। तो ये जो स्कीम है ये पूरे नेशन में एक रोल मॉडल के तौर पर उभरी है, इसीलिए इस स्कीम को नेशनल जल जीवन मिशन अवार्ड दिया गया है। बाकी तेलंगाना के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है, चीफ मिनिस्टर जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर राव हैं, KCR। हाल ही हमने देखा कि इंडिया की फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी ये तेलंगाना में ओपन होगी और तेलंगाना इन्फ्लेशन चार्ट में टॉप पर है, 8.32% इन्फ्लेशन रेट यहाँ रहा। Which Indian company became the first to face US sanctions due to allegedly selling Iranian petrochemical products? ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों को कथित रूप से बेचने के कारण अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा तिबालाजी पेट्रोकेम। तो देखिए मुंबई बेस्ड पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग फर्म है तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने कई सारी कंपनीज पर सैंक्शन लगाए हैं क्योंकि उन्होंने जो ईरान के पेट्रोकेम प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा है, उनके बेचने में इन्वॉल्व रहे हैं ये कंपनीज। तो उनमें से एक भारत की भी पकड़ी गई है, तो यह है तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पर भी कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया बेस्ड किसी एंटिटी पर US द्वारा सैंक्शन लगाए गए हैं क्योंकि वो
ईरानियन पेट्रोकेम प्रोडक्ट से संबंधित रही। तो यहाँ पे जो है तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है, इसने जो है कुछ इस तरह के पेट्रोकेम प्रोडक्ट्स खरीदे। इससे ट्रिलायंस जो ये है एक ब्रोकर है, ये ट्रिलायंस, इससे इसने प्रोडक्ट्स खरीदे ईरान के पेट्रोकेम प्रोडक्ट्स, और इनको ये चाइना भेजने वाला था, चाइना में इनको जो है शिपमेंट करने वाला था। तो ये यूएस ने जो है इस चीज़ को पकड़ लिया और इस पर सैंक्शन लगा दिए हैं। The sale of electoral bonds and instrument for anonymous donations to political parties opens in routine windows through the year. The central government approved issuance of another window of sale of electoral bonds starting October 1st. Including this, electoral bonds have gone on sale how many times in India so far? चुनावी बॉन्ड की बिक्री साल भर में नियमित विंडो में खुलती है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से चुनावी बॉन्ड की बिक्री की एक और विंडो जारी करने को मंजूरी दी है। इसे मिलाकर भारत में अब तक कितनी बार चुनावी बॉन्ड बिक्री के लिए लाए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 22। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1 अक्टूबर को इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इनकी सेल स्टार्ट हो गई है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं इनकी सेल कुछ निश्चित समय पर ही होती है, जैसे जनवरी में होगी, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, और उसके बाद फिर से जनवरी में। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं सेल के लिए लाए जाते हैं। तो ये किस तरह होता है? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चंदा जुटाने के लिए। तो अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनकी बिक्री भी शुरू कर दी गई है। तो ये 22वीं बिक्री शुरू की है, यानी कि 22वीं बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री शुरू की गई है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। 1 अक्टूबर से शुरू किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी जानते होंगे क्या है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें डोनेशन देने का एक जरिया है। ठीक है, तो जो कैश डोनेशन दी जाती थी उसका अल्टरनेट है, ताकि पारदर्शिता लाई जाए। ऐसा सरकार का कहना है कि पारदर्शिता इससे लाई जाती है। तो इसमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने शुरू कर दिए। आपको बता दें एसबीआई ये ओनली एथोराइज्ड बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करता है। ये क्वेश्चन भी आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एसबीआई अपनी 29 ऑथोराइज्ड ब्रांचेस के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है इशू करता है। ये भी याद रखिएगा कितनी ऑथोराइज्ड ब्रांच है इसकी, 29 ऑथोराइज्ड ब्रांच हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करते हैं। तो कोई भी एंटिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है, और जितनी वैल्यू का खरीदेगा उतनी डोनेशन उस पॉलिटिकल पार्टी के पास चली जाती है जिसे वो चाहता है देना। और ये जब डेट ऑफ इशू क्या है, मान लीजिए 1 तारीख से डेट ऑफ इशू रहा, तो अगले 15 दिन तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वैलिड रहते हैं। यदि 15 दिन के बाद कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को सबमिट करता है तो किसी भी तरह की डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसकी वैलिडिटी पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर एंटिटीज हैं इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री, ये इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तो उसमें जिस पार्टी ने कम से कम 1% वोट हासिल किया है, केवल उसी को डोनेशन दी जा सकती है। 1% से कम यदि किसी ने हासिल किया है उसको इस तरह की डोनेशन नहीं दी जा सकती। यूनेस्को रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ द कंट्री। वन ऑफ दीज इज द बांदा टाई एंड डाई। वेयर डज दिस बिलोंग? यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है। इनमें से एक है बांदा टाई और डाई। यह कहाँ का है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, संबलपुर, उड़ीसा। तो देखिए यूनेस्को ने हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल, इस तरह की एक लिस्ट जारी की है। इसमें हमारे देश की 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स शामिल हैं, जैसे कि टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुंगारी, ये तमिलनाडु से हैं, हिमरू हैदराबाद से, बांदा टाई एंड डाई ये संबलपुर उड़ीसा से हैं। तो ये सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, जैसे खेस है पानीपत से, चंबा रूमाल से हिमाचल प्रदेश से, थिगमा और वूल टाई एंड डाई है लद्दाख से, अवध जामदनी है वाराणसी से। तो इसी तरह से पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। Fourth round of quarterly employment survey provides estimates about the employment in both organized and unorganized segments of how many selected sectors?
त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण का चौथा दौर कितने चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के बारे में अनुमान प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन डी है 9। तो देखिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने क्वार्टरली जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है उसका 4th राउंड की रिपोर्ट इन्होंने जारी की है जनवरी से मार्च के लिए। तो ये बताता है कि जो लास्ट 4 क्वार्टरली सर्वे हुए हैं उसमें देखने के लिए मिला है कि ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है। तो 3rd क्वार्टर में 3.14 करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट दिया गया, और 4th क्वार्टर में 3.18 करोड़ ये एम्प्लॉयमेंट रहा है। तो ये जो है सर्वे ये प्रोवाइड कराता है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से संबंधित जितना भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया गया है 9 सेलेक्टेड सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स में जितना भी रोजगार प्रोवाइड करा है, और कितनी कैटेगरीज में? 9 कैटेगरीज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, 38.5% सबसे ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में है, फिर IT एंड हेल्थ सेक्टर में है। इसमें भी बताया गया कि जो फीमेल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है ये भी मार्जिनली बढ़ा है। 3rd क्वार्टर में 31.6% था, वही 4th क्वार्टर में 31.8% हो गया है। SIDBI and which financial institution will launch a $1 billion fund to provide guarantees against loan default to lenders financing purchase of electric 2 and 3 wheelers? SIDBI और कौन सा वित्तीय संस्थान बिजली के 2 पहिए और तिपहिया वाहनों की खरीद के वित्त पोषण के लिए ऋणदाताओं को ऋण चूक के खिलाफ गारंटी प्रदान करने के लिए $1 बिलियन का फंड लॉन्च करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI ये $1 बिलियन का फंड लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत ये जो लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो कि लोन प्रोवाइड कराएंगे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स या फिर 3 व्हीलर्स को, तो इनको एक गारंटी प्रोवाइड कराएंगे कि यदि लोन डिफॉल्ट होता है, आपके पास वो लोन वापस नहीं आ पाता है जो आप किसी कस्टमर को दे रहे हैं, तो उसकी गारंटी हम लेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स के तहत। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। SIDBI की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। चेयरमैन एंड MD हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। हाल ही हमने भी देखा कि वर्ल्ड बैंक ने गुजरात में हेल्थ सर्विसेज को और बेटर करने के लिए $350 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। BSE has received the final approval from the capital markets regulator SEBI for introducing the EGR on its platform. Expand EGR. BSE को अपने प्लेटफॉर्म पर EGR पेश करने के लिए पूंजी बाजार नियामक SEBI से अंतिम मंजूरी मिल गई है। EGR का विस्तार करें, यानी कि EGR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ऑप्शन सी, ये डी गलती से लिखा गया है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। इसको मैं सही कर दूंगा, डी नहीं, ये सी है। चलिए जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, पहले तो आप इसकी ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, EGR का मतलब क्या है। तो सेबी ने हाल ही में अप्रूवल दे दिया है BSE को, जो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है BSE, इसको अप्रूवल दे दिया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इसको अपने प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या है, तो आपके पास कुछ सोना है, उस सोने को आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कुछ वॉल्ट्स होती हैं, वॉल्ट्स मतलब कि तिजोरियां होती हैं, उनमें आप उस गोल्ड को रख सकते हैं। उसके बदले आपको ये EGR मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिजिटली एक रिसीट आपको मिल जाएगी। तो अब आपके पास सोना तो है, लेकिन किस फॉर्म में है, एक रिसीट के तौर पर है, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट के तौर पर है आपके पास वो सोना। आपने वो सोना अपना तिजोरी में रखा हुआ है। अब जैसे BSE है, तो BSE अब क्या करेगा, अपने यहाँ एक स्टॉक एक्सचेंज भी जो है अपने ही उसमें एक स्टॉक एक्सचेंज मान लीजिए खोल लेता है, तो वहाँ पर गोल्ड भी ट्रेड किया जा सकता है। जैसे हम और ट्रेड करते हैं ना, जैसे स्टॉक्स वगैरह जो है ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट में, इसी तरह से जो शेयर वगैरह शेयर मार्केट में होता रहता है ना, इसके शेयर ऊपर नीचे चलते रहते हैं, इसी तरह से गोल्ड भी हो सकता है, इसी तरह ट्रेड हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम सोना है 1 लाख रुपए का, और जब वो अब गोल्ड एक्सचेंज में जब ट्रेड होगा, तो उसके बाद क्या होगा,
मान लीजिए 10 ग्राम सोना है, उसकी कीमत 1 लाख है, और जब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा मान लीजिए 2,000 रुपये और बढ़ गया, ठीक है, तो या 5,000 बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया, 1,10,000 उसकी कीमत हो गई, तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद जब आपने उसको बेच दिया, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट थी उसको आपने बेच दिया, तो वो जो रिसीट है अब वो उसकी हो जाएगी जिसने आपसे लिया है। आइए आपको बात समझ में। और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा अपना सोना वापस लेना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को जो है सरेंडर कर दीजिए, उसके बदले अपना गोल्ड वापस ले लीजिए। तो फिजिकल गोल्ड तो आपके पास है ही, लेकिन वो तिजोरी में रखा हुआ है, उसके बदले आपको एक रिसीट दे दी गई है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है SCRA एक्ट 1956 के तहत सिक्योरिटीज मानी जाती है। बाकी आपको जानना चाहिए भारत सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, चाइना। स्पार्क प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच डोमेन, स्पार्क प्रोग्राम किस डोमेन से संबंधित है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आयुष। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS, इसने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत जो भी इस तरह के आयुर्वेद स्टूडेंट्स हैं, BMS स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, स्पार्क इसका नाम है, ताकि वो मतलब रिसर्च के क्षेत्र में जा सके आयुर्वेद में, और कई तरह के मतलब एक तरह की स्कॉलरशिप भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि लिखा भी है यहाँ पर, द सिलेक्टेड फेलोज विल बी ऑफर्ड अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें 100 सीट्स का एक सेशन रहेगा, पर सेशन 100 सीट्स रहेंगी इसमें। तो उसके तहत जो ब्राइट यंग माइंड्स हैं तो उनको रिसर्च की ओर जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। विच कंपनी हैज़ अनाउंस द मर्जर ऑफ 7 ऑफ इट्स ग्रुप कंपनीज, किस कंपनी ने अपने समूह की 7 कंपनियों के विलय की घोषणा की है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, टाटा स्टील। तो देखिए टाटा स्टील ने अपने 7 ग्रुप कंपनीज के विलय की घोषणा की है। इसमें कौन कौन है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स, TRF लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग एंड S&T माइनिंग कंपनी। तो इन सबको मर्ज किया जाएगा टाटा स्टील के साथ। टाटा स्टील के बारे में आप जानते हैं, CEO TV नरेंद्रन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच कंट्रीज समंथा क्रिस्टोफोरेटी बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन वुमन टू टेक ओवर कमांड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, किस देश की समंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी, सही आंसर ऑप्शन ए है, इटली। तो देखिए इटली की है समंथा क्रिस्टोफोरेटी, तो ये फर्स्ट यूरोपियन वुमन बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड संभाली है। आपको बता दें इनके पास एक रिकॉर्ड भी है, ये इन्होंने जो है स्पेस में लॉन्गेस्ट स्टे किया है, सबसे ज़्यादा दिनों तक ये रुकी हैं, जब इन्होंने 2014-15 में 199 दिन स्पेस में बिताए थे। साथ ही ये 5th महिला है और फर्स्ट नॉन US विमेन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने वाली महिला बन गई है। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड एंशियंट केव्स एंड टेम्पल्स रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन विच स्टेट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस राज्य में प्राचीन गुफाएं और मंदिर बौद्ध संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश। तो देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इस क्षेत्र में 26 बुद्धिस्ट केव मिली हैं, और ये सभी महायाना सेक्ट जो है बुद्धिज्म का उससे संबंधित बताई जा रही हैं, यानी कि जो अजंता केव्स है औरंगाबाद उस टाइम की ये केव्स बताई जा रही हैं। साथ ही इन्होंने 26 टेम्पल्स के रिमेन्स भी इनको मिले हैं, 2 मठ मिले हैं, 2 स्तूप मिले हैं, 46 आइडल्स मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं, 26 फ्रेगमेंट्स मिले हैं, 19 वाटर बॉडीज में इनको मिली है। तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर जो है डिस्कवरी आप इसको कह सकते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ें तो आप लोगों के कई सारे मैसेज हाल फिलहाल में हमें मिले हैं, तो कुछ मैसेज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इससे डेफिनेटली हमारा भी कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है और एक नई एनर्जी आ जाती है कि हाँ और ज़्यादा मेहनत की जाए आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मैसेज किए हैं और जिन्होंने नहीं भी किए हैं। कुछ लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं लेकिन डेली देखते हैं आप लोग, वही जो है आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है।
तो देख सकते हैं आप लोग कि जो डेली फॉलो करते हैं उनको किसी ना किसी तरह से फ़ायदा मिलता ही है। सबसे मेन है आपको क्या करंट अफेयर्स समझ में आ रहा है, क्या आपको आसानी हुई है करंट अफेयर्स पढ़ने में। जो पहले आपको कुछ पता ही नहीं चलता था क्या चल रहा है, वो अब सरल भाषा में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मेन ये रहता है। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे। इंडिया एंड द UAE एंड फ्रांस हैव हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन विच कंट्री। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस देश में अपनी पहली त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा US। तो आपको जानना चाहिए इंडिया, UAE और फ्रांस, इन्होंने अपनी पहली ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इसको न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में संपन्न किया। ये जो UN जनरल असेंबली की जो सेशन चल रहा था, तो उसकी इसी के साइडलाइन में इन्होंने अपनी ये मीटिंग की है। तो तीनों ने ही आपसी सहयोग में कई तरह की डिस्कशंस किए हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ SR ग्रुप बाय विच कंपनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा SR समूह की संपत्ति के अधिग्रहण को मंजूरी दी। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया। तो देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो SR ग्रुप के जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर करने की मंजूरी दी है। कौन एक्वायर करेगा? आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। आपको जानना चाहिए जो आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड है, एक जॉइंट वेंचर है आर्सिलर मित्तल और जो जापान की निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन है इसके बीच में। इस तरह के 2 अप्रूवल और दिए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो भी जान लेते हैं। एक तो ये कि मित्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो 18 सब्सिडरीज हैं उनकी जो शेयर कैपिटल है उसको एक्वायर करेगा JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड। साथ ही जो डिलीजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड है और DB पावर लिमिटेड है, इसकी शेयर कैपिटल को एक्वायर करेगा अडानी पावर लिमिटेड। तो ये तीनों ही अप्रूव कर दी गई हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। हु इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग एक्टिव मेंस इंटरनेशनल प्लेयर। आंसर इज सुनील छेत्री। Adani Green Energy has commissioned a 324.4 megawatt wind power plant in Dhar, Madhya Pradesh. Name the NASA spacecraft launched last November that rammed an asteroid at blistering speed of 22,500 km per hour. Answer is DART. As per the Minister of State for Finance, Pankaja Chaudhary, Indian fintech market expected to reach $150 billion by 2025. Which maritime patrol aircraft of the Indian Navy participated in the multinational maritime exercise Kakadu 2022 hosted by Royal Australian Navy in Darwin from 12 to 25th September 2022 along with INS Satpura. Answer is P8I. आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। What was the tax to GDP ratio in fiscal year 2021-22? Which is the only Gulf country to have a fully elected parliament? Between which 2 cities was the first Vande Bharat Express launched? SAVAK, the secret intelligence service, was associated with which country? In what year were the National Games, then called the Indian Olympic Games, launched in Lahore? Which Ethiopian great's record has Kenyan runner Eliud Kipchoge equaled with his 4th win at the Berlin Marathon this year? Senior advocate R. Venkatramani has been appointed the new Attorney General. Who makes the appointment? ये आपको बताना है कि ये अपॉइंटमेंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल की। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। इन विच ईयर वॉज द पोस्ट ऑफ CDS क्रिएटेड। तो ये 8 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनके आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप जरूर से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फॉलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।